नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में दीर्घ संधि की चर्चा करने वाले हैं। दीर्घ संधि स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि में से एक है। इसे समझने से पहले हमें हिंदी में जो 11 स्वर हैं उनको जानना जरूरी है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ 11 हैं और प्रत्येक की अपनी अपनी मात्राएं हैं। इन मात्राओं को, इन स्वरों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन 5 भेदों में, स्वर संधि के 5 भेदों में जो स्वर हैं वो मात्रा के रूप में ही प्रयोग होते हैं। यदि हम इन मात्रा को नहीं समझेंगे तो भेद को पहचानने में भी असुविधा होगी। तो आइए हम दीर्घ संधि को यहां समझते हैं। तो सबसे पहले हमें दीर्घ संधि को पहचानने के लिए यह जानना जरूरी है कि जब स्वर संधि में, जो कि दोनों वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होते हैं, तो उन दोनों स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वे विकार स्वर ही आते हैं। जैसे यहां पर हम पहचान सकते हैं, पहला है आपका आ, दूसरा ई, तीसरा आपका ऊ चला आएगा, मैं यहां ऊ लिखूंगा, ऊ, ये 3। चौथा एक और आएगा जो हिंदी स्वरों में उसे नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत में आता है और इसका एक एक उदाहरण या 1-2 उदाहरण हम हिंदी में पाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 है, आ, ई, ऊ। यानी जहां भी हम आ, ई, ऊ और री का विकार देखेंगे, हम विकार के रूप में ये आएंगे, हम समझ जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो पहला है विद्यालय। प्रत्येक का पहले हम एक एक उदाहरण देते हैं। विद्यालय। दूसरा है रवीश। तीसरा है भुर्जा और चौथा है पितृण। पितृण। यहां पर विद्यालय में देखिए, यहां आ है, विद्या जोड़ आलय, तो आ मिलने से आ हुआ, तो जहां ये आ देखेंगे वो समझ जाएंगे दीर्घ स्वर संधि में है। ई है, रवि जोड़ ईस, देखते हैं बड़ी ई है, ई है, तो समझ जाएंगे कि यह दीर्घ संधि है। भुजा नहीं होगा, या भुर्जा होगा, तो भुर्जा, भू जोड़ ऊर्जा, तो भू जोड़, भू मतलब पृथ्वी, तो यहां भी देख रहे हैं हम लोग ऊ है, तो यानी यह दीर्घ संधि। और अंत में पितृण है, तो पितृण, पितृ जोड़ ऋण, तो चलाएगा री के साथ, तो वो चलाएगा किसमें? दीर्घ संधि में। तो ऐसे हम इसे पहचान सकते हैं। यानी हम एक चीज देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर संधि में ये 2 वर्णों के विकार होने से ये 4 वर्ण हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसे हम समझेंगे कि जैसे आ है, तो आ किन किन वर्णों के मिलने से बनता है, पहले ये समझेंगे। और ये बहुत ही आसान है। जैसे आ जो बनता है वह अ जोड़ अ, यानी यानी पहला अंतिम वर्ण अ हो और पहला वर्ण अ हो, तब भी यह आ बनता है। फिर अ और आ, फिर आ और अ, फिर आ और आ, यानी इन चारों स्थिति में जो विकार उत्पन्न होगा, विकार होने पर जो वर्ण बनेगा वह आ बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए अ और अ, जैसे धर्मार्थ। धर्मार्थ शब्द है, धर्मार्थ हुआ, परमार्थ हुआ,
तो धर्मार्थ जो बना है यदि इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? धर्म जोड़ अर्थ। तो हम क्या देख रहे हैं? तो धर्म में मौ के नीचे अ है, मौ के साथ, मौ के नीचे बोल रहा हूं, मौ के साथ अ है, और यहां भी अ है। तो अ और मिलने से क्या बनता है? आ बनता है। इसलिए यहां पर देख रहे हैं हम कि धर्मार्थ हुआ है। उसी तरह से अ और आ मिलने से भी क्या बनता है? आपका आ बनता है। जैसे हिमालय, 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 हिमालय का विच्छेद करें तो क्या होगा? हिम, हिम जोड़ आलय, ये दो हुआ। तो हिम में अंतिम वर्ण क्या है? यहां पर अ है, मौ के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो यहां अ, और आलय में क्या है? आ है। तो क्या हुआ ये? तो अ और आ मिलने से क्या बना? तो आ बना, इसलिए यहां पर आ चला आया। तो हम देख रहे हैं यहां भी आ है, यहां भी आ है, पहचानना आसान है। फिर आ रहा है आपका आ और अ मिलने से भी आ बनता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी में देखेंगे क्या है? आ है, तो क्या है? पहला शब्द क्या होगा? विद्या, पहला शब्द विद्या, दूसरा शब्द क्या है? अर्थी। तो यहां क्या है? य के साथ आ है और यहां अर्थी में पहला वर्ण अ है, तो अ और आ मिलने से क्या हुआ? आ बना, इसलिए यहां पर आ है, विद्यार्थी। अंत में देखेंगे कि आ और आ मिलने से भी, जैसे पहला शब्द हम लोग जो बोलते आए हैं विद्यालय, 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 तो क्या होगा? इसका विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। यहां या के साथ आ है और यहां भी आ है, तो आ मिलने से बन गया आ, इसलिए यहां पर संधि हो रही है। तो चारों उदाहरण में देख रहे हैं कि हम विच्छेद करते समय आ का विच्छेद कर रहे हैं, और जब आ का विच्छेद करेंगे पहला वर्ण या तो अ होगा या आ होगा, पहला स्पष्ट है। दूसरा भी वर्ण या अ होगा या आ होगा। तो ये पूर्णतः हमारे शब्द ज्ञान पर निर्भर करता है कि हिम के साथ हिमा होता है, या विद्या में आ होता है, य होता है, या आलय होता है, या अलय होता है, ये हमारे शब्द ज्ञान पर है। इसलिए विच्छेद के नियम को जानने के साथ साथ हमें अपने शब्द ज्ञान को भी मजबूत बनाना चाहिए। तो यह आ के साथ हुआ, यानी दीर्घ संधि में हम आ जो विकार उत्पन्न देखते हैं वह इन वर्णों के मेल से देखते हैं। यानी पहला वर्ण अ, आ, और दूसरा वर्ण भी अ या आ होगा। और इसके बाद हम देखेंगे ई का। तो ई के साथ भी ऐसा ही है। जैसे ई विकार होने पर, जैसे हमने देखा था रविश, तो रविश में ई आ रहा है, तो वह रवि जोड़ इस हुआ था। तो ई किन किन वर्णों के मेल से बनता है? तो ई जो है इसमें भी पहला वर्ण या तो छोटी या बड़ी ह्रस्व ई या दीर्घ ई, और दूसरा वर्ण भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई होती है। तो कैसे ये आएगी? तो वो इस तरह से, जैसे छोटी ई या छोटी ई प्लस छोटी ई, फिर छोटी ई प्लस बड़ी यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, तीसरा दीर्घ ई ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, चौथा दीर्घ ई दीर्घ ई। तो इन चारों स्थितियों में इसी तरह से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा? वह होगा ई, दीर्घ ई। हम एक एक उदाहरण देखते हैं किस तरह से। जैसे पहला में हम उदाहरण दे रहे हैं रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र में हम देख रहे हैं यहां बड़ी ई है, दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई किससे किससे बनता है? तो दीर्घ ई जो बनेगा, जो विकार हो रहा है, वो किन किन वर्णों के मेल से? या पहला वर्ण या तो छोटी या बड़ी होगी,
ह्रस्व ई या दीर्घ ई, और दूसरा वर्ण भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई। यानी अब निर्भर करेगा शब्द ज्ञान पर। तो इसका विच्छेद क्या होगा? रविंद्र, यानी रवि जोड़ इंद्र। अब रवि में छोटी या बड़ी, ये शब्द ज्ञान पर। तो रवि में छोटी, रवि, इंद्र में हमेशा छोटी, इंद्र, रविंद्र। तो रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, इससे पहचान सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब दूसरा क्या है? छोटी ई और बड़ी ई। तो हम लोग रविंद्र को ही यहां पर करते हैं रवीश, जैसे मैंने उदाहरण दिया था रवीश। तो रवीश में क्या है? तो रवीश में है रवि जोड़ ईश, यहां छोटी और यहां बड़ी ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने से क्या बनता है? दीर्घ ई, इसलिए यहां पर रवीश चला आया। ठीक। अब इसके बाद बड़ी ई और छोटी ई। तो हम इसमें देखेंगे महेंद्र, उदाहरण में महेंद्र, महेंद्र, यहां पर इंद्र होगा। अब इसका विग्रह कैसे होगा? तो मही का अर्थ होता है पृथ्वी, और इसमें मही जो लिखते हैं हम इस तरह से, मही का अर्थ पृथ्वी, और इंद्र, इंद्र में हमेशा ह्रस्व ई, छोटी ई। तो बड़ी ई, छोटी ई, इन ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मिलने से क्या होता है? दीर्घ ई। इसलिए यहां पर यहां महेंद्र हो गया है, यहां दीर्घ ई हो गई है। अब देखते हैं कि दीर्घ ई और दीर्घ ई वाले उदाहरण, जैसे महिष, महिष, महिष का ही। तो महिष में क्या है? तो महिष में जानते हैं हम लोग, मही लिखते हैं हम लोग बड़ी दीर्घ ई, तो यहां मही लिखेंगे, मही, और ईश जो बना है वहां ईश में जो हमेशा दीर्घ ई। तो इस तरह से यहां मही के साथ बड़ी ई या बड़ी ई, तो बड़ी ई और बड़ी ई क्या हो रहा है? बड़ी ई। तो इस तरह से हम इसका विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें ई वाले जब विकार वाले शब्द आएंगे, संधि शब्द आएंगे, तो इसमें पहला वर्ण या तो छोटी या बड़ी, दूसरा वर्ण छोटी या बड़ी, इसमें से कोई एक होगा। इसका ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें सबसे अधिक जो शब्द आते हैं, सबसे अधिक वह इंद्र और ईश वाले शब्द ही आते हैं, जितना देखेंगे हम लोग। इसलिए यदि हमें यह मालूम है कि इंद्र में ह्रस्व ई और ईश में दीर्घ ई, तो वर्तनी संबंधी जो अशुद्धि विच्छेद करते समय होती है वह 80% कम हो जाएगी। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं ऊ में। ऊ के साथ इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे रहने दे रहा हूं क्योंकि यहां हो जाएगा। अब ऊ को लेते हैं। ऊ जो वर्ण बनता है, दो वर्ण, वो बनता है किससे किससे? इसमें भी पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ, और दूसरा वर्ण भी ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ। यानी इसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे। जैसे ये जो बनेगा ऊ और ऊ के मिलने से, फिर बनेगा ऊ और ऊ के मिलने से, फिर बनेगा ऊ और ऊ के मिलने से, और फिर चौथा जो है ऊ और ऊ के मिलने से। इन चारों स्थितियों में जो विकार होगा और विकार होने के बाद जो नया वर्ण आएगा वह है ऊ, दीर्घ ऊ। इसे भी हम लोग एक एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे मित्रों। जैसे ऊ और ऊ, इसका उदाहरण जब देंगे तो भानुदय, भानुदय शब्द है, इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे? भानु जोड़ उदय। तो यहाँ भी मित्रों देखते हैं हम लोग कि भानु में यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ है, लेकिन छोटा ऊ के मिलने से क्या बनता है? यहाँ पर आपका
ऊ होगा, तो छोटा ऊ मिलने से क्या बनता है? ऊ बनता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ऊ। फिर है यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ में क्या है? तो एक उदाहरण है लघुर्मी। लघुर्मी भी बड़ा ऊ होगा, लघुर्मी। लघुर्मी में क्या होगा? लघु, लघु में घ के साथ छोटा ऊ होता है, लेकिन उर्मी में हम देखते हैं कि पहला जो वर्ण होता है वह दीर्घ ऊ होता है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बन रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बड़ा ऊ दिए हैं। फिर तीसरा जो देखेंगे हम लोग बड़ा ऊ और छोटा ऊ का, तो वह हो जाएगा वधु, वधूत्सव। वधूत्सव का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वधु, वधु जोड़ उत्सव। तो वधु में देख रहे हैं हम लोग बड़ा ऊ है और उत्सव में छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलने से बनता है बड़ा ऊ दीर्घ ऊ। और अंतिम है वह है भुर्जा। भुर्जा का जब हम विच्छेद करेंगे तो पाएंगे भू जोड़ ऊर्जा। तो भू में देख रहे हैं अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घ ऊ है, और पहला वर्ण क्या है? दीर्घ ऊ है। तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? दीर्घ ऊ बनेगा। इस तरह से हम यहाँ पर ऊ को भी पहचान कर उसका विच्छेद कर सकते हैं, और इसमें भी जो विच्छेद करने पर अंतिम वर्ण होगा वो छोटा ऊ या बड़ा ऊ हम लोग जहाँ देख रहे हैं यहाँ पर, और दूसरा वर्ण भी जो होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा। अंतिम बच रहा है मित्रों री। तो री जो है हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वह री है। संस्कृत में एक और शब्द है, ऐसे संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, वह है ये, यानी ये छोटा री, छोटी री और बड़ी री। तो चूंकि हम जब इसे लिखते हैं तो वह लिखते हैं मातृण। ये दो शब्द हैं, मातृण और पितृण। जब लिखते हैं तो री हम लोग इसके अनुसार ही देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि जो मातृण और पितृण का जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने के बाद जो आएगा वह मातृ जोड़ ऋण, और पितृ का क्या होगा? पितृ जोड़ ऋण, ऋण ये है। तो यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, तो री और री इसमें जो होता है कि दो ही है। पहला वर्ण भी हम देखेंगे कि री, और दूसरा वर्ण भी जो देखेंगे वह री ही होगा। तो इस तरह से आसानी से पहचान सकते हैं। और इससे संबंधित दो ही शब्द हमारे पास हैं, वह है मातृण और पितृण, जिसका विच्छेद होगा मातृ जोड़ ऋण और दूसरा का होगा पितृ जोड़ ऋण। तो हम किसी भी संधि शब्द को अगर पहचानना है स्वर संधि में, और देखते हैं कि विकार जो हो रहा है, और विकार होने पर जो स्वर बन रहा है वो आ, ई, ऊ और री बन रहा है, तो उसे हम आसानी से समझ लेंगे कि वह दीर्घ स्वर संधि है। तो इस तरह से मित्रों हमने इस वीडियो में दीर्घ स्वर संधि को समझा। इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।